हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। जैसे अभी हम लोगों ने लॉ ऑफ टॉर्ट का सिलेबस देखा था, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पहले टॉपिक को आज कवर करेंगे, जो बात करता है नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट की। तो अगर सबसे पहले देखें तो तीन डेफिनेशंस हमको पढ़नी होती हैं। सबसे पहले आती हैं सबसे पहले डेफिनेशन आती है लिमिटेशन एक्ट 1963 की सेक्शन 2M। उसके बाद हमें सामंड को पढ़ना होता है, उसके बाद विनफील्ड। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीन डेफिनेशंस आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होती हैं। वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये तीन डेफिनेशंस हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले लिमिटेशन एक्ट 1963 का सेक्शन 2M जो कहता है कि अपकृत्य एक सिविल अपकार है, एक सिविल रॉन्ग है। अपकृत्य विधि एक सिविल रॉन्ग है जो केवल संविदा भंग अथवा न्यास भंग नहीं है। तो ये केवल संविदा भंग अथवा न्यास भंग क्या होता है, इसको बाद में समझेंगे। पहले हम लोग इसको डेफिनेशंस को देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्शन 2M ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 जो कहता है कि अपकृत्य एक ऐसा सिविल रॉन्ग है जो केवल संविदा भंग अथवा न्यास भंग नहीं है। उसके बाद आते हैं सामंड। तो सामंड कहते हैं कि अपकृत्य एक ऐसा सिविल रॉन्ग है जिसके लिए जो उपचार है, जिसके लिए जो रेमेडी है, वो क्या है? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, मीन्स अनिर्धारित क्षतिपूर्ति। ये एक नई बात सामंड जोड़ देते हैं। और फिर एक बात और कहते हैं जो केवल संविदा भंग अथवा न्यास भंग अथवा सामयिक दायित्व नहीं है, ठीक है। उसके बाद विनफील्ड आती है। विनफील्ड कहते हैं कि ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि टॉर्ट है क्या, लेकिन आप ये कौन बताएगा कि टॉर्ट अराइज कब होता है? तब वो कहते हैं कि टॉर्ट अराइज तब होगा जब विधि द्वारा नियत किसी कर्तव्य का उल्लंघन होता है, ठीक है। जब विधि द्वारा नियत किसी कर्तव्य का उल्लंघन होता है तो टॉर्ट अराइज होता है, अपकृत्य उत्पन्न हो जाता है। लेकिन एक बात और उसमें वो जोड़ते हैं, तो कहते हैं कि ये जो कर्तव्य, यहाँ पे कर्तव्य भंग की बात की जा रही है, जिस कर्तव्य भंग की बात की जा रही है, वो कर्तव्य किसके प्रति होता है? वो कर्तव्य सामान्य जन वर्ग के प्रति होता है, जनता के प्रति होता है, ठीक है। तो विनफील्ड का कहना है कि जब विधि द्वारा नियत किसी कर्तव्य का भंग होता है तो टॉर्ट उत्पन्न हो जाता है। और एक बार कर्तव्य भंग हो जाने के पश्चात रेमेडी क्या होती है? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे अनलिक्विडेटेड डैमेजेस विनफील्ड भी कहते हैं। तो यहाँ पे तीन पॉइंट निकलते हैं। सबसे पहले क्या? टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद ये केवल संविदा भंग अथवा न्यास भंग नहीं होना चाहिए, साथ में कुछ एडिशनल होना चाहिए। उसके बाद अनलिक्विडेटेड डैमेजेस इसमें मिलता है, ठीक है। तो अब ये तीन क्या चीजें होती हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले क्या कहता है? टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। तो यहाँ दो तरीके के रॉन्ग्स होते हैं, आप जानते हो, दो तरीके के अपकार होते हैं, एक सिविल और एक क्रिमिनल। सिविल रॉन्ग में क्या होता है? वादी स्वयं प्रतिवादी के विरुद्ध कार्रवाई संचित करता है। लेकिन क्रिमिनल रॉन्ग में क्या होता है? राज्य कार्रवाई संचित करता है, ठीक है। सिविल रॉन्ग में वादी स्वयं कार्रवाई संचित करता है, लेकिन क्रिमिनल रॉन्ग में राज्य कार्रवाई संचित करता है। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है? तो सिविल रॉन्ग में क्या होता है? वादी को क्या मिलता है? कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति मिलती है। लेकिन क्रिमिनल रॉन्ग में क्या होता है? जिसने भी क्राइम कमिट किया है उसको सजा दिलाई जाती है, उसको दंड दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रतिकर जैसा, मतलब क्षतिपूर्ति जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। हाँ, कुछ मामलों में दी जाती है, लेकिन सब में नहीं। एक और डिफरेंस होता है कि सिविल रॉन्ग्स में आप क्या कर सकते हैं? आप समझौता कर सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल रॉन्ग्स में आप समझौता नहीं कर सकते। हाँ, प्ली बार्गेनिंग होती है, लेकिन कुछ सीमित मामलों में ही होती है, ठीक है। तो ये तीन चीजें डिफरेंस आते हैं सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग में। आई होप सिविल रॉन्ग आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद आता है कि केवल संविदा भंग अथवा केवल न्यास भंग नहीं होना चाहिए, एडिशनल कुछ होना चाहिए।
जैसे इसको एक एग्जांपल के जरिए बताते हैं। जैसे मैं एक रेलवे स्टेशन जाता हूँ और वहाँ एक टिकट लिया और ट्रेन से जर्नी स्टार्ट की। ट्रेन के ड्राइवर की वजह की नेग्लिजेंस की वजह से ट्रेन ड्राइवर के नेग्लिजेंस की वजह से कुछ इंसिडेंट हुआ और मुझे क्षति हुई। मैंने कहा ना, मेरा पैसा वापस करो। तो रेल ऑफिशियल्स का कहना है, रेल प्राधिकारियों का कहना है कि ना, या तो कोई टॉर्ट हुआ ही नहीं है या तो केवल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, ये बात सही है कि वो उनकी ये ड्यूटी है कि वो हमें सेफ जर्नी प्रदान करें, और वो करने में वो असफल हुए। तो उनका कहना है कि यहाँ पे तो केवल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, हमारे और आपके बीच में जो भी इम्प्लाइडली कॉन्ट्रैक्ट हो गया था उसका ब्रीच हुआ है। और टॉर्ट की डेफिनेशन क्या है? ऐसा सिविल रॉन्ग जो केवल संविदा भंग अथवा न्यास भंग नहीं है। तो यहाँ पे तो केवल संविदा भंग हुई है, एडिशनल तो कुछ है नहीं। तो मैंने कहा कि ना, केवल संविदा भंग नहीं हुई है, आपके ड्राइवर के नेग्लिजेंस की वजह से मुझे क्षति हुई है। इसका मतलब यहाँ पर केवल संविदा भंग नहीं हुआ है, साथ ही साथ क्या है, नेग्लिजेंस भी है। और ये नेग्लिजेंस इसको टॉर्ट में बदल देगा। हाँ, अगर ड्राइवर की कोई नेग्लिजेंस ना होता, ड्राइवर खूब अच्छे से सतर्कता के साथ ट्रेन चलाता और फिर कोई इंसिडेंट होता और उसमें मुझे कोई क्षति हो जाती, तो मुझे कोई कंपनसेशन नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ड्राइवर का नेग्लिजेंस था जिसकी वजह से ये टॉर्ट बन गया, क्योंकि एडिशनल आ गया। केवल संविदा भंग नहीं है, साथ में इसमें एडिशनल आ गया, तो ये टॉर्ट बन गया और यहाँ पे मुझे क्षतिपूर्ति मिलेगी। उसके बाद एक और चीज आती है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अब ये अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है? तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है कि अनिर्धारित क्षतिपूर्ति। मीन्स यहाँ पे जो भी क्षतिपूर्ति आपको मिलने वाली है वो पहले से निर्धारित नहीं होती है। ठीक है ना? यहाँ पे पहले से निर्धारित नहीं होती है कि आपको कुछ हो जाने पर, टॉर्ट कमिट हो जाने पर आपको कितनी क्षतिपूर्ति मिलेगी। तो यहाँ पे ये कुछ पहले से निर्धारित नहीं होता है। ठीक है, तो हाँ, कॉन्ट्रैक्ट के कुछ मामलों में पहले से ही निर्धारित होती है, हालांकि सब मामलों में नहीं होती होगी, लेकिन कुछ मामलों में पहले से निर्धारित होती है। तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, तो यहाँ पर हमें केवल 3 डेफिनेशन पढ़नी है। सेक्शन 2M ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963, ठीक है, जो कहता है कि टॉर्ट क्या है? टॉर्ट एक ऐसा सिविल रॉन्ग है जो केवल संविदा भंग अथवा न्यास भंग नहीं है। उसके बाद कौन आता है? सामंड आते हैं। सामंड क्या कहते हैं? टॉर्ट क्या है? एक सिविल रॉन्ग है और जिसके लिए रेमेडी क्या मिलती है? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, और जो केवल संविदा भंग अथवा न्यास भंग अथवा सामयिक दायित्व नहीं है। उसके बाद आते हैं विनफील्ड, वो कहते हैं कि ठीक है, विधि द्वारा जो कर्तव्य हम लोगों पे नियत होता है, लोगों पर नियत होता है, उसका भंग करना ही क्या करता है? टॉर्ट को अराइज करता है। उसके बाद एक बात और कहते हैं और एक बार कर्तव्य भंग हो जाने के पश्चात जो रेमेडी मिलती है वो क्या मिलती है? तो वो मिलती है हमें, वो रेमेडी हमें क्या मिलती है? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ठीक है, तो इन डेफिनेशंस को रटना नहीं है, एक बार अपने माइंड में इसको कॉन्सेप्ट को बना लो बस। ठीक है, डेफिनेशंस रटने से कोई फायदा नहीं, वर्ड टू वर्ड डेफिनेशंस कभी नहीं रटी जा सकती, क्योंकि सारे जो भी आता है वो बात एक ही कहते हैं लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है टॉर्ट और टॉर्ट्स। ये बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि अपकृत्य विधि अपकृत्यों की विधि है या अपकृत्य विधि है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ज्यूरिस्ट आते हैं। सबसे पहले आते हैं विनफील्ड कहते हैं इट इज अ लॉ ऑफ टॉर्ट, कि ये टॉर्ट लॉ है, यानी ये अपकृत्य विधि है। उनका कहना है कि हर एक रॉन्गफुल एक्ट जिसका कोई एक्सक्यूज ना हो, जिसका कोई प्रतिहेतु ना हो, जिसका कोई औचित्य ना हो, क्या होता है? अपकृत्य होता है। ठीक है, मीनफुल यहाँ पे वो पहले से ही कुछ डिसाइड नहीं होता है, एक रॉन्गफुल एक्ट होता है और जिसका कोई एक्सक्यूज नहीं है तो वो अपकृत्य मान लिया जाएगा। और
और सामंड आते हैं, सामंड इसके उल्टा कहते हैं कि सामंड कहते हैं ना हर एक रॉन्गफुल एक्ट कैसे हो सकता है। वो कहते हैं यहाँ पे पहले से ही डिसाइड है, जैसे कि टॉर्टियस लायबिलिटी हो गया, विकेरियस लायबिलिटी हो गया, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, ये सारे पहले से ही डिसाइड, इनमें से कुछ है तो वो टॉर्ट होगा। ठीक है। और जैसे यहीं पे सामंड अपनी एक थ्योरी देते हैं, पिजन होल थ्योरी। वो कहते हैं कि ये होल जो बने हुए हैं उन होल में क्या है, किसी में टॉर्टियस लायबिलिटी रखा है तो किसी में विकेरियस लायबिलिटी रखा है, किसी में एब्सोल्यूट लायबिलिटी रखा है। तो ये सारे और टोटल सबको टोटल मिला के क्या कहेंगे, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। मीन्स यहाँ पे विशेष प्रकार के टॉर्ट अपकार पहले से ही, रॉन्ग पहले से ही सम्मिलित हैं, विशेष प्रकार के रॉन्ग पहले से ही सम्मिलित हैं, इनमें से कुछ अगर बन रहा है तो वो टॉर्ट होगा। अगर वादी ये जो भी होल हैं जिनमें ये सारे रखे हुए हैं लायबिलिटीज, अगर वादी प्रतिवादी के एक्ट को इन खानों में से या इन होल में से किसी भी होल में फिट कर देता है तो मान लिया जाता है कि वो क्या है, टॉर्ट है। ठीक है। तो इसीलिए जो हमारे विनफील्ड की बुक का नाम है वो है लॉ ऑफ टॉर्ट, और सामंड की बुक का नाम है लॉ ऑफ टॉर्ट। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लॉ ऑफ टॉर्ट इनमें से किसकी बुक है, तो वहां पे आप क्या लिखाएंगे, विनफील्ड की। और अगर ये पूछा जाता है कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स किसकी बुक है, तो वहां पर किसकी बुक होगी, सामंड की। ठीक है। और एक चीज और समझ लीजिए, कुछ रॉन्ग्स ऐसे होते हैं जो टॉर्ट भी हैं और क्राइम भी हैं। 5 होते हैं, जैसे कि हमला, उपेक्षा, षड्यंत्र, मानहानि और न्यूसेंस। ठीक है। ये 5 ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे रॉन्ग हैं, ऐसे अपकार हैं जो टॉर्ट भी होते हैं और क्राइम भी होते हैं। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और अगर आया तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंजूरिया सिने डैमनम और डैमनम सिने इंजूरिया को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। जो कि हमारे एसेंशियल्स होते हैं किसके, टॉर्ट के। ठीक है। थैंक यू सो मच।